हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलों। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्रांतिकारी इस्तकबाल है। तो चलिएगा, देखिएगा, आपने आज प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है उसका 13वां सेशन आपके सामने है। बड़ी बेहतरीन, बड़ी लाजवाब क्लासें आपके सामने चल रही है। हर एक पॉइंट को पढ़ते रहिएगा और इस बात पर अमल करते रहिएगा। मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जो बिल्कुल यूट्यूब पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो अधिक से अधिक उन माँ भारती के लाडलों तक शेयर जरूर करें जो माँ भारती की सेवा में जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए आतुर है। तो चलिएगा नौजवानों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्न में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर श्रम कैंसर हो सकता है? यानी कौन सी सूर्य से आने वाली किरणों के कारण त्वचा से संबंधित रोग या श्रम कैंसर हो जाता है? गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अवक्त किरणें, अवरक्त किरणें या पैराबैगनी किरणें? गामा किरणें। गामा की मैं बात करूं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों रेडियो सक्रिय किरणें हैं। और गामा किरणों के खोजकर्ता पूछे, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो गामा किरणों के खोजकर्ता है बेकुरल। एक्सरे की खोजकर्ता पूछे, एक्सरे किरणों के खोजकर्ता कौन है? एक्सरे किरणों के खोजकर्ता है रोंटजन। एक्सरे किरणों के खोजकर्ता कौन है? रोंटजन है। और पैराबैगनी किरणों के कारण चर्म रोग जैसी समस्या हो जाती है। जब अपन पढ़ते हैं कि ओजोन परत के अंदर छेद हो गया, ओजोन परत है, ओजोन परत में छेद होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी आ जाती है, जिससे ये पैराबैगनी किरणें सीधी आ जाती है, जिससे चर्म रोग या कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है। मुंह में ही लार भोजन वाले भाग को पचा देता है। मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देता है? मुंह के अंदर ही लार है जो भोजन के किस भाग को पचा देता है? विटामिन को, प्रोटीन को, स्टार्च को या वसा को? तो अपन जो भोजन खाते हैं वो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं। तो पेड़ पौधों के भोजन के अंदर, पेड़ पौधों में जो भोजन संग्रहण की विधि है वो स्टार्च है। तो स्टार्च जब भोजन के साथ आता है, स्टार्च को मुंह के अंदर ही टाइलिन एंजाइम, कौन? टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम मुंह के अंदर ही स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है? तो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। टाइलिन लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है, और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। एक क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को, यानी जो कीटाणु जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्रंथि का श्रवण, एंडोक्राइन ग्रंथि श्रवण करती है मूत्र का, पसीने का, एंजाइम का, हार्मोन का? एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी को जो ग्रंथियां हैं वो किसका श्रवण करती है? मूत्र का, पसीने का, एंजाइम का, हार्मोन का। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का श्रवण करती है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का श्रवण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है? ओजोन अवक्षय का, CO2 उत्सर्जन का, ग्रीन हाउस गैस का या नीनो प्रभाव का? तो देखिए, ओजोन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस, ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है धरती के बढ़ते हुए औसत तापमान, बढ़ता हुआ औसत तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण पूछे, ग्लोबल वार्मिंग का यदि प्रमुख कारण पूछे तो वो है CO2।
जितनी CO2 की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो घटना अधिक बढ़ेगी। और कौन सी घटना ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है? तो नीनो प्रभाव। कौन सी नहीं है? नीनो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? निम्न में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं और सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी, फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी है, फिटकरी का रासायनिक नाम है। चलिएगा, मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? मानव हृदय में यदि कोष्ठक पूछे, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? तो मानव का हृदय 4 कोष्ठक का होता है। और मानव हृदय में वॉल्व कितने होते हैं? तो मानव हृदय में वॉल्वों की संख्या होती है वो 2 होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4, H2PO4, HCl, HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 पूछे तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है, पेट में यानी आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को मारता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया को क्या कहते हैं? अम्लराज। जो सोने और चांदी को गलाने में उपयोगी है। अम्लराज जो बनता है वो HCl तथा HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं WBC, लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC, RBC, लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC। RBC का जीवन काल पूछा है। RBC से संबंधित यदि मैं बात करूं, RBC का काम होता है क्या? O2 व CO2 यानी गैसों का परिवहन करना, O2 व CO2 गैसों का परिवहन करना। इसके अलावा RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और RBC का कब्रिस्तान यदि पूछे, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान पलिहा को कहा जाता है। और RBC का निर्माण कहाँ होता है यदि पूछे, RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अपना क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई? यानी RH घटक, RH कारक, RH कारक की खोज किसने की? RH कारक की खोज किसने की? तो विनर एवं स्टिनर, विनर एवं स्टिनर ने RH कारक की खोज की। और RH कारक की जो खोज की थी वो बंदर के अंदर, उस बंदर का नाम था मकाका रिचस बंदर। मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर सर्वप्रथम RH कारक की खोज की गई थी। तो बंदर के संदर्भ में सबसे पहले RH कारक की खोज की गई थी। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? I, Fe, K, Al। Al है
जो एल्यूमिनियम का है। Al किसका है? Al एल्यूमिनियम का प्रतीक है। K की मैं बात करूं तो K पोटेशियम, K किसका प्रतीक है? K पोटेशियम का प्रतीक है। I की मैं बात करूं तो I आयोडीन का प्रतीक है। I किसका प्रतीक है? I आयोडीन का प्रतीक है। Fe यानी लोहे का प्रतीक क्या है? Fe फेरिक लोहे का प्रतीक है। निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन समय में कमी हो जाती है? यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है और यदि उसकी कमी हो जाए तो रक्त स्कंदन के अंदर कमी आ जाएगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो आंखों से संबंधित है। रतौंधी या जीरोथैलेम्पिया, रतौंधी या जीरोथैलेम्पिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। बी की मैं बात करूं तो बी की कमी से बेरी, बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से बेरी रोग होता है। डी की कमी से पूछे तो रिकेट्स, डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। और सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन पूछे ना, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन सा है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन यदि पूछे तो वो भी विटामिन डी है। और विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए सहायक कौन सा है? तो विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए सहायक है। चलिएगा, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये है अपना क्वेश्चन। पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर, एपी कल्चर, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर की मैं बात करूं, वीटी कल्चर कहलाती है अंगूर की खेती। वीटी कल्चर किसको कहते हैं? वीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वीटी कल्चर किसे कहते हैं? वीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वर्मी कल्चर की मैं बात करूं तो वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। केंचुआ पालन क्या कहलाएगा? वर्मी कल्चर कहलाएगा। पीसी कल्चर की मैं बात करूं तो मछली पालन। पीसी कल्चर यानी मछली पालन, पीसी कल्चर मछली पालन है। जबकि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। चलिएगा नौजवानों, आगे की ओर। मानव जिगर का वजन लगभग कितना होता है? मानव का जिगरा यानी जिसको बोलते हैं यकृत, जिगरा या इसको यकृत या इंग्लिश में जिसको लीवर कहा जाता है, तो यकृत या लीवर का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 से 1 केजी या 1500 यानी 1.5 किलो से 2 किलो के मध्य। तो यकृत की मैं बात करूं, यकृत को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत को क्या कहा जाता है? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। क्योंकि यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। इसके अलावा पित्तरस का स्रावण, पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है? पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? तो वो यकृत बदलता है। इसके अलावा हिपेरिन प्रोटीन का स्रावण कहाँ से होता है? हिपेरिन प्रोटीन का स्रावण कहाँ से होता है? हिपेरिन प्रोटीन का स्रावण भी यकृत से होता है। तो यकृत शरीर के लिए अहम अंग है एक। तो यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो यकृत का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया, जोड़ों का दर्द, मेनिंजाइटिस या घेंघा रोग। आयोडीन की मैं बात करूं तो थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि, आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित, थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा या घेंघा को गलगंट भी कहते हैं, घेंघा रोग या गलगंट रोग, या इसको इंग्लिश में गोइटर रोग कहते हैं। घेंघा, गलगंट या गोइटर रोग कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। यानी भोजन के अंदर अपन पोषक पदार्थ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन। कौन सा विटामिन शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? वसा का, प्रोटीन का
विटामिन का, खनिज लवण का। तो विटामिन का जो काम है, विटामिन का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। विटामिन का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक है कौन? विटामिन। वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति वाला स्रोत है। प्रति केजी, प्रति ग्राम, यदि यानी प्रति मात्रा के हिसाब से पूछे, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है वसा। और शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा कोई उत्तरदायी पोषक तत्व है तो वो है प्रोटीन। तो ये थे लाडलो अपने साइंस के 15 क्वेश्चन। तो चलिए हम जीके के अपने इस पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं और इस अपने प्रैक्टिस चैट को आगे ले चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलो कर्नाटक में कौन सा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ठीक है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और असम, उत्तराखंड, असम के अंदर कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? यानी कि एक आपके एक राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आता है तो लिख दो राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में 2-3 दिन बाद आपके सामने एक मैराथन क्लास लाऊंगा स्टैटिक की, जिसके अंदर पूरी चीजों को क्लियर करेंगे। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और इस पर 1025 ईसा पूर्व में, माफ करना 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है ना। और ये चीजें नोट करते रहना कि किस मंदिर पर किसने आक्रमण किया है, किस मंदिर पर किसने आक्रमण किया है। तो हमें वो मंदिर भी याद रखना है। असम के अंदर कामाख्या देवी का मंदिर है। असम के अंदर किसका है? कामाख्या देवी का मंदिर है। लिख दो कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। कहां पर है? असम के अंदर स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। फिर अगली बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में केदारनाथ व बद्रीनाथ। उत्तराखंड में केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है ना। ये चीज नोट करते रहना। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? ये चीजें नोट करते रहना। दिसपुर, दिसपुर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, देहरादून। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कौन सी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। तो ये हो गए हमारे मंदिर और कुछ राजधानियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लिख दो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था?
चार्ल्स मेटकोफ। कौन था? चार्ल्स मेटकोफ। ठीक है ना, ये चीज नोट करते रहना। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलो यहाँ पर कौन सा दिवस है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यहाँ पर यानी कि आपके एक डे से संबंधित क्वेश्चन आता है, अपने को मुख्य मुख्य दिन याद रखने हैं। डे से संबंधित एक क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपके आता है दिन से संबंधित। विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस। फिर मतलब अंतरराष्ट्रीय या विश्व मजदूर दिवस। 31 मई को तंबाकू दिवस, धूम्रपान दिवस लिख दो। अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान दिवस, धूम्रपान दिवस, धूम्रपान दिवस। ये चीजें नोट करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 क्या कहता है कि भैया दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? कौन कौन से शहर है? दिल्ली, आगरा, मथुरा और जो इलाहाबाद है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। झेलम, झेलम, चंबल और साबरमती। अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद नदी, अहमदाबाद नदी। चंबल कोटा शहर, चंबल के किनारे कोटा शहर, कोटा शहर यानी ये शहर है, तो यानी लिख दो नदी व नदी के किनारे शहर, नदी प्लस उसके किनारे बसे शहर। झेलम लिख दो श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है ना, ये चीज नोट करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि सफेद हाथियों का देश के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? चलो सफेद हाथियों के नाम से बात करते। जापान, उगते सूर्य का देश लिख दो, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश है। ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की लिख दो अस्त होते सूर्य का, अस्त होते सूर्य का देश, अस्त होते सूर्य का देश है। नॉर्वे लिख दो मध्य रात्रि का, मध्य रात्रि का देश है, मध्य रात्रि का देश है। जबकि थाईलैंड क्या है साथियों? सफेद हाथियों का देश कहलाता है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, लंदन। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? थेम्स, थेम्स या टेम्स नदी, या टेम्स नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हरित क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? हरित क्रांति किस क्षेत्र के अंदर हुई थी? वो क्षेत्र ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र या फिर खाद्यान्न क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर खाद्यान्न क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है? हरित क्रांति होती है। दुग्ध उत्पादन लिख दो श्वेत क्रांति क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति क्या कहलाती है? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति कहलाती है। चलो श्वेत क्रांति के जनक इसे माना जाता है भैया एम.एस. वर्गीज कुरियन लिख दो, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन खाद्यान्न क्षेत्र के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन की एक बहुत शानदार बात है कि मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न से नवाजा था। कौन था? एम.एस.
स्वामीनाथन था। वर्गीज कुरियन। मछली उत्पादन के अंदर मछली उत्पादन की बात करें तो लिख दो नीली क्रांति। कैसी क्रांति? नीली क्रांति मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई थी। तिलहन क्षेत्र के अंदर लिख दो पीली क्रांति। कैसी क्रांति? पीली क्रांति। पीली क्रांति। और कुछ बातें करें, लिख दो आलू उत्पादन में गोल क्रांति। कैसी क्रांति? गोल क्रांति। गोल क्रांति कैसी? किस उत्पादन में? आलू उत्पादन में। किसमें? आलू उत्पादन के अंदर गोल क्रांति होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वो चीज हमें नोट करनी है। वो चीज हमें नोट करनी है। चलो, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या राजधानी है? कैनबरा। ठीक है। भारत की है नई दिल्ली। भारत की है नई दिल्ली। और नई दिल्ली से पहले कौन सी थी? कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता। ठीक है ना, ये चीज नोट करते रहना। भारत का क्या है? भारत का ये इसके अंदर एक न्यूजीलैंड लिख दो। चलो कोई बात ना, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। लिख दो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप। महाद्वीप, यही द्वीपों की बात करें, महाद्वीपों की बात करें, लिख दो जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में बड़ा, जनसंख्या व क्षेत्रफल में बड़ा। क्षेत्रफल व जनसंख्या में बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। फिर बात करते हैं जनसंख्या के अंदर छोटा, जनसंख्या में छोटा, जनसंख्या में छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है ना, ये चीज नोट करते हुए चलना है। ये चीज नोट करते हुए हमें चलना है। फिर इसका ईगल, गंगा ईगल। कनाडा का लिख दो गंगा ईगल। गंगा ईगल। भारत का बाघ, बाघ वैज्ञानिक नाम है टाइग्रस पैंथेरिस। टाइग्रिस पैंथेरिस। ठीक है ना। और न्यूजीलैंड का क्या है? लिख दो कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। तो ये कुछ देशों के क्या हैं? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित नहीं है? तो वो दर्रा ध्यान रखना है, वो दर्रा ध्यान रखना है हमें। ठीक है। चलो, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है? कि भाई जोजिल्ला। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन है, चलो जोजिल्ला दर्रा वही है, कराकोरम भी है, पीर पंजाल भी है, शिपकिला नहीं है। शिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। कौन सी राजधानी है? शिमला है। फिर बात करते हैं धान की डलियां छत्तीसगढ़। धान की डलियां कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर। फिर बात करते हैं अगली,
फूलों का शहर कौन सा शहर है, ये चीज आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स के अंदर, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मेक मोहन रेखा किन देशों के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? मेक मोहन रेखा किन देशों के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारत और चीन के मध्य की, जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा क्या कहलाती है? रेखा का नाम लिख दो, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान, लिख दो डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। और भारत व चीन के मध्य कौन सी? मेघ मोहन रेखा। ये क्षेत्र होगा, इसका है पाक अधिकृत, यह क्षेत्र है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। इनकी जयंती महात्मा गांधी प्लस लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जयंती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, महात्मा गांधी लिख दो राष्ट्रपिता। और बात करते हैं बापू, ये इनकी क्या है? मुख्य उपाध्याय है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की कौन सी है? शक्ति स्थल, माफ करना, शक्ति स्थल। फिर जवाहरलाल नेहरू की है शांति स्थल। कौन सी है? शांति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री की है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी है? विजय घाट। ये क्या है? मुख्य व्यक्तित्व की समाधि स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है ना, वो किस वर्ष होती है? सन है 1901, 1929 में कौन सा पुरस्कार? 1954 और 1961। इन तीनों पुरस्कारों के नाम लिखना बेहद ही जरूरी है, ठीक है ना? तीनों ऑप्शनों के ये जो मुख्य पुरस्कार है वो नाम लिखने जरूरी है। चलो अब बात करते हैं 1929 ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है ना? ये चीजें नोट करते रहना। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 1954 भारत रत्न प्रथम बार, और इसमें है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते हैं भारत रत्न की, शांति क्षेत्र में प्रथम महिला, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त महिला मदर टेरेसा। नाम क्या है? मदर टेरेसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 7 किसमें होते हैं? कबड्डी। 6 किसमें होते हैं? वॉलीबॉल। 9 किसमें होते हैं? खो खो। ठीक है, टेबल टेनिस।
टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं ये चीज ध्यान रखना। एक होगा उसे एकल कहेंगे, माफ करना, दो होंगे उसे एकल, और चार होंगे उसे क्या होंगे, द्विबंध, द्विबंध या युगल, द्विबंध या युगल। ठीक है, और वही बात करते हैं, ये जो हमारे कंचा खेलते हैं शतरंज, शतरंज की बात करते हैं, शतरंज में भी वही है, दो एकल, चार युगल, चार युगल। ठीक है ना, ये चीज नोट करते रहना। चलो अगला क्वेश्चन 28, 28 यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। ठीक है ना, फिर नाटो ब्रुसेल्स, नाटो के अंदर कहाँ है? ब्रुसेल, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। जेनेवा के अंदर है WHO व WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इनका मुख्यालय यहाँ पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद क्या कहलाती है, ये चीज नोट करना। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद कहलाती है। शोरा किस देश की है? शोरा किस देश की है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की क्या है? शोरा है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। फिर बात करते हैं संसद किसकी है? भारत की है। किसकी है? भारत की। ड्यूमा किसकी है? रूस की है। ड्यूमा किसकी है? रूस की है। और रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। चलो ये हो गई संसद। चलो हमारा कुछ एक्सप्लेन का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा किसकी बात करते हैं? संविधान सभा की बात कर लेते हैं एक बार, जिसके अंदर हम मुख्य मुख्य जितनी भी चीजें ना उसका डिस्कशन कर लेंगे। चलो अभी हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसका इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? लिख दो, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलो फिर बात करते हैं 2 नंबर चीज की। 2 नंबर चीज, द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक के अंदर वही बात करेंगे, स्थायी अध्यक्ष। पिछली बार अस्थायी था, अब की बार स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कोई 2 बातें लिखते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लिख दो प्रथम राष्ट्रपति,
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगली बात करें, और अगली बात करते हैं जिसके अंदर संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति था। चलो ये चीज कुछ इनकी हो गई। फिर बात करते हैं इनके अंदर लगा समय, फिर बात करते हैं इसके अंदर लगा समय, समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये चीज नोट कर देना। समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। क्या होती है? अंतिम बैठक। फिर बात करते हैं कुल बैठक कितनी हुई। कुल बैठक की बात करते हैं तो लिख दो 11 + 1 = 12, और ये 12वीं कौन सी है? ये अंतिम बैठक है। चलो और बात करते हैं इसके अंदर शामिल महिला, लिख दो शामिल महिला। शामिल महिला कितनी थी? 15 थी। शामिल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ये चीज नोट करते रहना। चलो कितनी थी भैया? 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर ले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें कर ले जिसके अंदर बात करें। चलो बी आर अंबेडकर की बात कर ले। चलो जिसके अंदर मुख्य चीज यही है भैया कि बी आर अंबेडकर को संविधान सभा का जनक एंड जननी कहते हैं। लिख दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संविधान सभा का जनक व जननी, फादर एंड मदर। संविधान सभा का जनक व जननी यानी कि फादर व मदर, फादर एंड मदर। आधुनिक समय का मनु, आधुनिक समय का मनु। चलो फिर बात करते हैं संविधान लागू किस दिन हुआ था, वो चीज भी नोट कर देते हैं साथ में। वो चीज भी नोट कर लेते हैं कि संविधान लागू किस दिन हुआ था। संविधान लागू किस दिन हुआ था। चलो भारत का जो संविधान था ना, लिख दो बनकर तैयार किस दिन हुआ था। याद रखना 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। इसी डेट को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं संविधान बनकर तैयार किस दिन हुआ था। संविधान बनकर तैयार किस दिन हुआ था वो चर्चा एक बार कर लेते हैं। थोड़ा इसको इधर ले लो। चलो अभी बात करते हैं संविधान बन के तैयार किस दिन हुआ था। चलो कुछ चीजें डिस्कशन करने लायक है
वो चीजें डिस्कशन करते हैं। चलो अब बात करते हैं संविधान बनकर तैयार। संविधान बनकर लागू किस दिन हुआ, तो ये डेट लिख दो 26 जनवरी 1950 को। 1950 को, और एक डेट मैंने लिखाई आपको, वो डेट महत्वपूर्ण है, 24 जनवरी 1950। इस डेट को बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें नोट करते रहना आप, मैं लिखाता जाऊंगा, आप नोट करते रहना। चलो पहली चीज, भारत का राष्ट्रपति इसी दिन बना। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है ना। और भीमराव अम्बेडकर के साथ में एक और चीज ऐड कर दो, प्रारूप समिति की अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चलो अगली बात करें, अगली बात इसी डेट को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नियुक्त हुए थे। इनकी जो समाधि है क्या कहलाती है, शांति घाट कहलाती है। क्या कहलाती है, शांति घाट कहलाती है। ये संविधान सभा से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसकी हमने चर्चा की है साथियों, ठीक है। और ये आज की हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण सीरीज थी उसके अंदर हमने जीके का पोर्शन कंप्लीट किया है। आगे हमारे सर आपको करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये 500 रुपये का 10% ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष हो। यानी ये क्वेश्चन भोला भाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन यूं कहना चाहता है कि 500 रुपये यानी मूलधन दे रखा है, कितना मूलधन 500 दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, दर 10% दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 3 वर्ष दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात चक्रवर्ती ब्याज करना है। तो अपने पास चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला है, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला है मूलधन इंटू 1 + r बट्टे 100 ऊपर घात समय। यानी मूलधन कितना 500 इंटू 110 बट्टे 100, 110 बट्टे 100 जीरो कैंसिल करो तो 11/10 और 3 बार समय है 11/10। तो 500 इंटू 11 का क्यूब करोगे तो 1331, 10 का क्यूब करोगे तो 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 10 में कितनी बार चला गया, 2 बार, 2 का भाग 1331 में दोगे तो 13 में गया 6 बार, 1 बचा शेष 13, 13 में गया 6 बार, 1 बचा शेष 11, 11 में गया 5 बार, 1 बचा शेष 765.5 ये आया अपने पास मिश्र धन। अब ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपने पास कितना आया, अभी अपने पास आया 765.5 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा 165.5 रुपये, 165.5 रुपये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा नौजवानों, आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी और बड़ा लेजेंड क्वेश्चन है। चक्रवर्ती मिश्र धन के माध्यम से सीधा मिश्र धन निकला, और मिश्र धन में से मूलधन अपन ने जब कम किया तो अपने क्या आ गया, ब्याज आ गया। किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है, तो धातु में लोहे का प्रतिशत कितना है, यानी निकेल कितना दे रखा है।
देखो निकेल और क्या है, निकेल और लोहा, निकेल और लोहा है किस अनुपात में, 8:2 में। अब देखिए कितना प्रतिशत इस मिश्रण के अंदर लोहा कितना प्रतिशत है, तो देखिए टोटल कितना है 10, 10 में से 2 लोहा है, तो परसेंटेज यानी 100 में से कितना होगा 10, 20%। लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो लोहे की मात्रा इस मिश्रण के अंदर 20% है। चलिएगा 1024 का वर्गमूल क्या ज्ञात करना है भाई, 1024 का क्या ज्ञात करना है, 1024 का वर्गमूल। तो बिल्कुल देख लीजिएगा अंतिम चार किस किस के अंतिम में आता है भाई, एक तो 2 के वर्ग का और एक 8 के वर्ग का। 2 शब्द भूल जाइएगा। 10 का आता है 3 का 9 होता है और 4 का 16 यानी 3 और 3। अब 10 9 के नज़दीक आता है, इसका मतलब छोटे वाली संख्या यानी 32। इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम राइट आंसर। देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई इसके अंदर, जिनको पता नहीं है वो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। इकाई अंक इसका कितना है 4। 1 से 10 तक वर्ग आपको याद है, तो आपको पता है 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4, जिसका इकाई अंक 4 है, और 8 का होता है 66। 66 का भाई इकाई अंक 4 है, इसलिए इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या कितना होगा 8। तो 2 और 8 लिख दिया। फिर पीछे बचे 10 कहाँ आते हैं, आप सभी को पता है 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होते हैं, तो 10 यहाँ आते हैं 4 और 3 के बीच में। तो अपन ने जस्ट इससे छोटे वाली ले ली 3, यानी इसी के आगे भी 3 और इसी के आगे 3। अब 32 और 38 दोनों में से एक का वर्ग है, अब किसका है, अब अपन को देखना है 10 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के, तो 9 के नज़दीक है, इसलिए छोटे वाली संख्या राइट होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े आयत के अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। चलिएगा ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े, मान लीजिए ये 10/7 का कोई आयत है, इसके अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त, बड़ा से बड़ा जो वृत्त बनेगा वो कितना बनेगा, बड़ा से बड़ा यानी वृत्त एक केंद्र से चारों तरफ बराबर बनेगा, तो अधिकतम वो उसका जो व्यास बनेगा ना वो अधिकतम लगभग 7 बनेगा। कितना बनेगा, यानी जो उस वृत्त का व्यास बनेगा वो 7 सेंटीमीटर बनेगा, व्यास बनेगा वो कितना बनेगा 7 सेंटीमीटर बनेगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2, 7/2। अब अपन को ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई 22/7 × 7/2 × 7/2। तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 2 का भाग कितनी बार चला गया 22 में 11 बार, 11 7 77, 77/2। तो भाग दोगे 7 में गया 3 बार, शेष बचा 1, 17, 17 में गया 8 बार, 16 शेष बचा 1, 10, 10 में गया 5 बार। 38.5 यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर। कितना राइट होगा 38.5 मीटर स्क्वायर। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, ये जब अंदर बनाया तो छोटी से छोटी जो भुजा थी ना उस भुजा के बराबर व्यास बना, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या अपने आ गई 7/2। तो 22/7 × 7/2 × 7/2 करेंगे तो 38.5 जो होगा वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। यदि 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये अर्जन करते हैं तो 20 लड़के 7 दिन में कितना अर्जन करेंगे। यानी देखिए इस प्रकार के काम में क्या होता है M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2। तो M1 यानी 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये कमाते हैं, ठीक 20 लड़के 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, माना W2 यानी W2 काम करेंगे। अब सॉल्व कर दीजिएगा क्या आता है, कट रहा है तो काट दीजिएगा, यानी 15 का भाग दोगे तो 15 छक्का 9 यानी 60 आ गए, 5 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप देखिएगा इधर तो 1 बचा तो W2 इधर चला गया और 12 भाग में था इधर आके गुणा में, तो 20 × 7 ×
12 कर दीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो कीजिएगा 70 इंटू 12 कीजिए, 7 इंटू 12 कीजिए, 70 और 14, 70 और 14 कितने हो गए 84, 84 इंटू 20 कर दीजिएगा, 84 इंटू जब 20 करोगे, 84 इंटू 20 करोगे तो 8 और ये हो गया 16, यानी 1680, 1680 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। 1680 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा, 1680। 5 मेजों और 7 कुर्सियों का मूल्य, 5 मेजों और 7 कुर्सियों का मूल्य 3350 रुपये है। 4 मेज एवं 3 कुर्सियों का मूल्य 1900 रुपये है। तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक मेज का मूल्य x रुपये तथा एक कुर्सी का मूल्य y रुपये है। पहले क्या कह रहा है, 5 मेज यानी 5x प्लस 7y बराबर 3350, और अगले में क्या कह रहा है, 4 मेज 4x प्लस 3y बराबर 1900। ये अपने सामने प्रथम समीकरण और ये अपने सामने द्वितीय समीकरण। अब देखो, जब दो समीकरण, दो अचर राशियां, ये दो चर वाले समीकरण है, दो चर वाले समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं, अपन को देखना है कि दोनों में से x या y एक को काटना है। कटेगा कब, जब मान बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होगा। अब देखो, इधर 5 है तो इधर 4 है, इधर 7 है तो इधर 3 है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए अपन यूं कर सकते हैं, यदि पहले समीकरण को, समीकरण एक को मैं 4 से गुणा करूं और समीकरण 2 को मैं यदि 5 से गुणा करूं तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 से मैं गुणा करूंगा तो प्रथम समीकरण क्या बन जाएगा, 20x प्लस हाथ चौक 28 बराबर 3350 को 4 से गुणा करोगे तो 0, 4 पंजा 20, हासिल गई 2, 4 3 12, 2 14 और 4 3 12 ने 1 13, 13400, और इसको 5 से गुणा करोगे तो 20x प्लस 15y बराबर 0 0, 9 पंजा 45, हासिल गई 4, 5 4 9, 9500। अब क्या करेंगे, प्रथम समीकरण में से द्वितीय समीकरण को घटा देंगे। जब समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले पदों के निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब देखिएगा, 20x प्लस का और 20x माइनस का, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 18 में से 15 गए, 18 में से 15 गए तो 13y, इधर देखिएगा 0 0, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो शेष 9, और 12 में से 9 गए तो शेष 3, 13y बराबर 39, y बराबर 3900 के अंदर किसका भाग देना है, 13 का। तो 13 तिया कितने आ गए, 13 तिया 39, यानी y का मान कितना आया, 300, और y क्या है, कुर्सी का मूल्य, यानी कुर्सी का मूल्य कितना है, 300 है, और पूछा किसका है, कुर्सी का ही पूछा है। यदि टेबल का पूछता तो y का मान किसी एक समीकरण में रखते और x का मान निकालते, वो आ जाता किसका मूल्य, तो वो आ जाता टेबल का मूल्य, लेकिन अपन को कुर्सी का ही पूछा है, इसलिए कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, कुर्सी का मूल्य 300 रुपये आ गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप एक बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ा लेजेंड इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं बिल्कुल छोड़ने नहीं हैं, थोड़ा सोचना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन करने वाला विद्यार्थी कई विद्यार्थियों से आगे छलांग लगा के आगे चला जाता है। एक धनराशि ए बी सी तथा डी में 3:4:9:10 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी की हिस्से से 2528 रुपये अधिक है तो ए व डी को कुल मिलाकर कितनी राशि मिलेगी। 4 व्यक्ति है, कौन, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, 3:4:9:10 के अंदर इन राशियों को बांटा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, सी का हिस्सा बी की हिस्से से, सी का जो हिस्सा है
वो b के हिस्से से कितना अधिक है, c का हिस्सा b के हिस्से से 5 अधिक है, लेकिन वास्तव में कितना अधिक कह रहा है 2580, यानी 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 5 यूनिट का मान 2580 के बराबर है। अब क्या कह रहा है, ए और डी कुल मिलाकर कितनी राशि होगी, तो ए और डी का टोटल हिस्सा कितना है 13, 5 2580 के बराबर है, तो ए और डी दोनों कुल कितना यूनिट बन रहे हैं, तो 13 यूनिट, ए और डी कुल कितना यूनिट बन रहे हैं 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 2580 बट्टे 5 1 यूनिट इंटू दोनों का 13 यूनिट बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना है किससे 13 से, 5 से कैंसिल करो तो 5 चेरी कितने हो गए 25, 8 के अंदर 5 का भाग गया एक बार 30, और 30 के अंदर कितनी बार 3 शेष बचे, और 30 30 में चला गया 6 बार, यानी 516 इंटू 13 क्या करना है अपन को, 516 इंटू 13, तो 36 18, 36 18, 3 और 1 4 और 5 3 15 इंटू 6 1 5, 8 4 10, 6 1 7 और कितने हो गए 6,708 रुपये, 6,708 रुपये ए और डी का टोटल हिस्सा बनेगा। देखिए बड़ा शानदार और बड़ा गजब क्वेश्चन, देखने में बड़ा है बहुत छोटा, सीधा का सी डी से 2580 रुपये अधिक है, तो यूनिट में तो 5 अधिक, वास्तव में 2580 अधिक। और अब कह रहा है ए और डी कितना, ए 3 है डी 10 है, तो ए और डी की यूनिट कितनी 13, 5 यूनिट को मान 2580 है, 13 यूनिट को मान की तो हुई, तो 1 यूनिट 2580 में 5 का भाग दिया, 1 यूनिट मल्टीप्लाई किया 13, जब अपन ने सॉल्व किया तो आया 6,708 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वो 40% सेव बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेव है, तो शुरू में उसके पास कितने सेव थे। अब देखो बचत सेव कितने हैं, बेच कितने देता है वो बंदा, यानी बेचे गए सेव 40% सेव बेच देते हैं, बेचता कितना है, बेचे गए कितने हैं 40%, तो बचाए गए कितने हैं, बचाए गए सेव बचाए गए कितने हैं 60%, परसेंटेज में तो 60 बचाए गए हैं, लेकिन वास्तव में कितने बचाए गए हैं, वास्तव में 420 बचाए गए हैं, यानी 60% का मान किसके बराबर है 420 के बराबर है। तो कुल सेव शुरुआत में कितने थे, तो कुल सेव अपने आप में 100% थे, तो 420 बट्टे 60 इंटू क्या हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 42 में 7 बार, 7 इंटू 100 करोगे तो 700। शुरुआत में सेव कितने थे, तो शुरुआत के अंदर सेव 700 थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई 5 तथा आधार 18 सेंटीमीटर है। यानी अपन को एक त्रिभुज है जिसका आधार दे रखा है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 का भाग 18 में 9 बार और 9 पंजा 45, 9 पंजा 45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 45 आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गायें 10 बोरी घास 10 दिन में चर सकती है, तो 20 गायें 20 बोरी घास कितने दिन में चर सकेगी। तो देखिए अपन वही मैन इनटू डे, 10 गायें 10 दिन में 10 बोरी घास चरती है, तो 20 गायें 20 दिन में माना x बोरी घास चरेगी। 10 गायें 10 दिन में 10, यानी वही फॉर्मूला कौन सा, m1 d1 बटे wn बराबर m2 d2 बटा w2। तो देखिएगा नौजवानों, सॉल्व कीजिएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, x उधर चला गया तो क्या हो गया, x इंटू 10 बराबर 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, x का मान निकालेंगे तो 20 इंटू 20 बटे 10, 10 से 20 कैंसिल हो गया 2 बार, x का मान आ गया 40,
तो कितने दिन में होगा, तो 40 दिन के अंदर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। चतुर्भुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, यानी किसी भी बहुभुज में विकिरण ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करोगे। चतुर्भुज है तो बहुभुज में विकिरणों की संख्या, बहुभुज में विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n(n-3/2), n(n-3/2), और यहाँ n का अर्थ है भुजाओं की संख्या। n का अर्थ क्या है, n का अर्थ है भुजाओं की संख्या। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो यहाँ भुजा कितनी होगी, 4। तो फॉर्मूले में रखिएगा 4 कोष्टक 4 - 3/2। तो 4 में से 3 गया 1/2, 4 × 1 करोगे 4/2, यानी 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो चतुर्भुज के अंदर विकिरणों की संख्या कितनी होगी, 4। एक बार पुनः समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ चतुर्भुज था इसलिए n का मान 4 हुआ, त्रिभुज कहे तो 3, पंचभुज कहे तो n की मान 5 रखना है, षष्ठभुज कहे तो 6 और सप्तभुज कहे तो 7। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ करना है, n कोष्टक n-3/2। तो आप किसी भी भुज वाले आकृति बहुभुज के अंदर विकिरणों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी। यानी कुल 20 लीटर का जो मिश्रण है, 20 लीटर के मिश्रण में 2 आइटम है कौन, एक तो है एल्कोहल, चलिएगा एक तो है एल्कोहल और एक है पानी। तो 20% एल्कोहल है तो 80% कौन है, पानी है। ठीक है, तो अब अपन पता कर लेते हैं कौन कितना लीटर है। तो 20 में 20%, यानी 20 का 20%, 20 का 20% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 लीटर एल्कोहल है और 16 लीटर क्या है, पानी है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे, तो चलिएगा 5 लीटर ये कह रहा है पानी और डाल दे, तो ये 5 लीटर पानी और डाल दिया। तो अब पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया है कितना, 21 लीटर। यानी 5 लीटर उसने पानी और डाल दिया, यानी अब पानी हो गया 21 और एल्कोहल रह गया 4। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी, तो कुल मिश्रण हो गया है 25 लीटर का, 25 में से मात्र कितना प्रतिशत है, 25 में से मात्र 25 लीटर में से 4 लीटर एल्कोहल है, परसेंटेज निकालना है, इसलिए इनटू में क्या आ गया, 100। 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 × 4 करोगे तो 16%। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी रह गई, 16। कितनी रह गई, 16। यानी कुल 20 लीटर था, 20 लीटर में से 20% एल्कोहल, 20 का 20% 4 होता है। तो 4 लीटर एल्कोहल था और 16 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी और डाला तो पानी हो गया 21, एल्कोहल रहा 4। टोटल मिश्रण कितना हुआ, 4 और 21 25। 25 में से 4 क्या है, 25 में से 4 एल्कोहल है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करना, 100 से। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 16% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 320 आम 400 आमों की लागत, यानी 320 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, यानी 320 बेचता है तब 400 के क्रय मूल्य के बराबर पेमेंट यानी पैसे उसको मिल जाते हैं। यानी 320 का विक्रय मूल्य 400 के बराबर है। तो अब अपन पता करते हैं, यानी विक्रय मूल्य और जब क्रय मूल्य इधर आ जाएगा तो बट्टा में, और 400 इधर रहेगा और 320 नीचे आ जाएगा। यानी 320 में खरीद कर 400 में बेची जा रही है, 320 में खरीद कर 400 में बेची जा रही है। तो 80 का क्या हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। 80 का क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य 80/320 इंटू 100, 0 से 0, 8 चौक 32, 4 का भाग दोगे तो 25%। 25% का क्या होगा? 25% का इस बंदे को क्या होगा? लाभ होगा। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपए, 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है? यानी 3 वर्ष में तो 815 और 4 वर्ष में 854, तो एक वर्ष में ब्याज कितना बना अभी पता कर लेते हैं। एक वर्ष के अंदर ब्याज कितना बन रहा है? तो 3 वर्षों में 815 थी और 4 वर्षों में हो गई 854, तो 854 में से जब 815 घटाएंगे तो वो एक वर्ष का ब्याज ही आएगा, क्योंकि 4 बरों में तो 854 बन रही है, 3 वर्षों में 815 बन रही है, तो ये जो बीच एक वर्ष के बीच में जो अंतराल आया वो एक वर्ष का ब्याज है। तो कितना है पता कर लीजिएगा। 14 में से 5 गया, शेष बचा 9, और 4 में से 1 गया, शेष बचा 3, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना है? 39 रुपए। तो 3 वर्षों के बाद 815 रुपए हो रही है, तो 3 वर्षों में कितना ब्याज बना? तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज निकालो, तो एक वर्ष का 39 इंटू 3 करोगे तो 9 3 27 हासिल गई 2, 3 3 9, 9 और 2 11, यानी 117 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 117। अब अपन को निकालना है मूलधन के उधार दी गई राशि कितनी। तो मूलधन कब निकलता है? जब मिश्र धन में से ब्याज माइनस करते हैं। मिश्र धन में से ब्याज माइनस करो। 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है? 3 वर्षों का मिश्र धन 815 है और 3 वर्षों का ब्याज कितना है? 117। तो 815 में से 117 को कैंसिल कर दीजिएगा। 15 में से 7 गए, शेष बच गए कितने? 8। तो चलिएगा आगे, और 10 में से 1 गया, शेष बच गए कितने? 9, और 7 में से 1 गया, शेष बच गए 6, तो 698 रुपये। उधार दी गई राशि या मूलधन कितना था? तो 698 रुपये था। देखिए आपके सामने, एक बार पुनः मैं इसका रिवीज करता हूँ आपके सामने। एक वर्ष को ब्याज क्यों? क्योंकि 4 वर्ष का और 3 वर्ष का दे रखा है, तो एक वर्ष का डिफरेंस कितना? 39 रुपये। एक वर्ष का 39 रुपये है और अपन को 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना? 117। मिश्र धन में से ब्याज निकाला तो अपने पास क्या आ गया? मूलधन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांक, करण और रोहन ने क्रमशः 8,000 रुपये, 7,000 रुपये और 9,000 रुपये लगाकर एक कारखाना खोला। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो करण का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रियांक, करण और रोहन। प्रियांक, करण और रोहन। प्रियांक ने कितने रुपए लगाए? प्रियांक ने 80,000 रुपये लगाए और रोहन ने कितने लगाए? 17,000 रुपये लगाए, और करण ने 70,000 रुपये लगाए और रोहन ने 90,000 रुपये लगाए। तो जब कोई पार्टनरशिप में कोई धंधा किया जाता है, जिस अनुपात में जो व्यक्ति पैसा लगाता है उसी अनुपात में उसी को मुनाफा मिलता है। तो देखिएगा 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो इन्होंने राशि लगाई 8:7:9 में। अब क्या कह रहा है? करण का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब पहले तो पता करो कि टोटल कितना यूनिट बनी, तो जोड़ दीजिएगा। 8 और 7 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 और 8, 16 और 8 कितने होते हैं? 16 और 8 24। 16 और 8 24, तो 24 यूनिट कितना बन रहा है? 24 यूनिट किसके बराबर है? 14,400 के। 24 यूनिट 14,400 के बराबर है, और अपन को ज्ञात करना है कर्ण का हिस्सा। पूछा है कर्ण का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 14,400 बट्टे 24, 1 यूनिट इंटू जितना कर्ण का हिस्सा है। कर्ण का हिस्सा कितना है? कर्ण का हिस्सा 7 है। कर्ण का हिस्सा कितना है? 7 है। अब सॉल्व कर दीजिएगा, 24 का भाग लगा दीजिएगा। लगभग इसके अंदर 24 का भाग पूरी बार चला जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, 4 का भाग दीजिएगा। 14 के अंदर कितनी बार गया? 3 बार, 12 आ गई। शेष बचे कितने? 2, 24। तो 24 के अंदर कितनी बार गया?
24 के अंदर चला जाएगा कितनी बार, 4 का भाग 24 के अंदर 6 बार 3600, और इसके अंदर यदि 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 का भाग पुनः दोगे 3600 में तो 700 बार, 700 इंटू 7 करोगे तो 7×7 = 42, पीछे 2 जीरो। कर्ण का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 4200 रुपये। कितना आएगा, 4200 रुपये आएगा। तो आप इस प्रकार के पार्टनरशिप के क्वेश्चन का सार ये है कि जिस हिस्से में जिस अनुपात में राशि लगाई जाती है उसी अनुपात के अंदर आपको मुनाफा प्राप्त होता है। तो चलिएगा, ये थे अपने मैथ और साइंस के क्वेश्चन, आगे की क्लास सर लेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और श्रेणी क्रम एक क्वेश्चन आर्मी में अवश्य आता है, चाहे वो संख्या से संबंधित आओ चाहे वो अल्फाबेट संबंधित आओ, वैसा क्वेश्चन आर्मी में हमेशा आता है और प्रैक्टिस सेट में हमेशा इस क्वेश्चन को लेके आते हैं। अब इसकी श्रेणी क्रम दे रखी है ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई एफ। अब इन श्रेणी क्रम के क्वेश्चन को फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आप ऐसे यदि देखोगे तो वो क्वेश्चन आपकी कभी गलत नहीं होगा। आप सीधी सी बात है, ए बी सी, दूसरा क्रम दे रखा है बी सी डी ई, मतलब ये है कि ए का क्रम सेम का सेम बी आया। अब इस एक को आप अल्फाबेट को आगे देख लीजिए, बी के बाद क्या सी आ रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या किया, ए के बाद क्या था बी, तो लगातार इसने 2 क्रम उठाया, कितने 2 क्रम बी सी। फिर बी के बाद क्या था सी डी ई, ठीक है 3 क्रम उठाए। वैसे कि वैसे अब सी तो यहाँ आ रखा है, अब डी, सी के बाद क्या डी ई एफ जी, सीधी सी बात है 4 क्रम उठाए। तो अब अगला जैसे जैसे सी के बाद क्या आएगा डी, अब इसके बाद आगे का क्या 4 के बाद 5 क्रम उठा लो, डी के बाद ई एफ जी एच और आई। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। आप बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करें, आराम से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आर को 36 लिखा जाए, जो अल्फाबेट का क्रम है ए से लगाकर जेड तक, अब फिक्स आर कितने नंबर पे आता है, आप आर का मोड़ दे दीजिए इसको 18 नंबर पे, ठीक है। आर कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे। अब इनमें क्या कर रखा है कि 36 यानी इंटू 2 कर रखा है, ठीक है। अब अगला क्रम ऐसे कैसे बैठता है, नहीं बैठता है, नहीं बैठता है तो ऐसे प्लस माइनस भी हो सकता है, गुणा भाग भी हो सकता है, जैसे इसमें गुणा किया। अगला क्रम कर रखा है सी ए पी, सीधी सी बात है सी ए पी, सी कितने पे 3 पे, एक एक पे पी और 16 पे, यानी 16 17 17 और 3 20, 20 को आप इंटू 2 करो 40। बिल्कुल अभी तक ये क्रम सही बैठ रहा है। तो आगे क्या दे रखा है डी ओ जी, ठीक है। डी का आप 4 ले लो, ओ का 15 और जी का 7। अब इनको आप कुल जोड़ोगे तब कितना होगा 19 20 और 26, कुल कितना हो जाता है 26। 26 इंटू 2 आप करोगे तब इसका राइट आंसर कितना होगा 52। यदि 52 ऑप्शन में है वो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ गया। पहले आर का 18 है, 18 इंटू 2 क्या 36 आ रखा है, सी ए पी को जोड़ोगे, सी का 3, ए का 1, पी का 16, ये क्रम है, ये क्या है क्रम, यानी सी पे 3 पे सी आएगा, 1 पे ए ही आएगा, पी पे 16 ही आएगा। जैसे वाई जेड पे 26 आता है वैसे वैसे ही क्रम है, और कुल इनका जोड़ 20 होता है, 20 इंटू 2 किया था 40। वैसे वैसे डी 4 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, जी 7 पे आएगा, इन तीनों का जोड़ेंगे तब 26 होगा, 26 इंटू 2 करेंगे तब 52। इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत, ये पुरुष ठीक है और ये औरत, ये औरत एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा
कि उसकी पत्नी, किसकी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, मेरी माँ, कौन, ये औरत कह रही है, इसकी माँ, माँ की इकलौती पुत्र है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक खुद ये औरत होगी। बताए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, बताए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो कौन, ये इस पुरुष की पत्नी है। इस ऑप्शन का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके है, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान भौतिकी से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर चाहे किसी का भी हो, मानव का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो, सब एक जीव है और ये सारे के सारे इस जीव विज्ञान के अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन का सीधी सी ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नगर डी नगर एफ के पूर्व है, नगर डी नगर एफ के पूर्व में है, ये एफ, अब एफ का पूर्व किधर होगा, इधर ही होगा, कौन है, नगर डी, ठीक है। नगर बी नगर डी के उत्तर में है, नगर बी नगर डी के उत्तर में, ये डी का उत्तर इधर ही होगा, और नगर एच नगर बी के दक्षिण में है, नगर एच नगर बी के दक्षिण में है। अब बी इसका दक्षिण यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी लिख दो चाहे एच, ठीक है। नगर एच नगर एफ के किस दिशा में, अब पूछा है नगर एच नगर एफ के किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ एक दूरी नहीं दे रखी है। यहाँ यदि दूरी संबंधी दे रखे ना, 5 मीटर डी से पूर्व में है, 10 मीटर डी से दक्षिण में है, तो यहाँ ध्यान लग जाता, पर ये एफ दोनों बैठते हैं कि किस साइड में होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई राइट नहीं होगा। यदि फिक्स दूरी दे रखी होती तो वो दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा में इसका उत्तर राइट हो सकता था। ये थे सारे के सारे रीजनिंग के पांचों के 5 क्वेश्चन आपके सामने, और आर्मी में किसी भी कैंडिडेट के ये 5 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आर्मी में ये 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 5 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट के हैं, दिमाग से हर कोई कैंडिडेट कर लेता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन क्लासों पे रेगुलर बने रहें, और आपका एक फर्ज बनता है कि हम और हमारी टीम यदि मेहनत कर रही है तो आपके जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप और जितना भी सोशल मीडिया हो, उन प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर करो, और अधिक से अधिक आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचाओ। आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी मैराथन क्लासेस संपूर्ण रिवीजन के तौर पर, और आने वाली जो पूछे गए थे सारे पेपर वो भी लेके आने वाली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।